आज के पेपर में मैंने जो भी एक सप्ताह के पेपर में पढ़े उसमें दलितों पे दलित जो कैटेगरी है उस पर काफ़ी आर्टिकल भी थे, आंकड़े भी थे। कुछ न्यूज इसमें है जिससे आपको समझ में आएगा। देश में सबसे अधिक दलित आबादी पंजाब में। नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल दलित हिंदू धर्म में है। आजकल जो दलित कैटेगरी है वो हर धर्म में है। दलित में भी है, सिख में भी है, इस्लाम में दलित नहीं है, लेकिन वहां भी इस तरह की कैटेगरी क्या है मौजूद है। आप जहाँ कॉन्सेप्ट सुनते होंगे अजलाफ का, असराफ का, ऐसे कई चीज सुनते होंगे, लेकिन वहां पर जब कैटेगरी देखिएगा तो केवल जनरल और ओबीसी का है। एससी कैटेगरी वहां नहीं है, लेकिन जनरल है, ओबीसी है। खैर, तो इसमें देखिएगा राज्यों के हिसाब से दलितों की जो संख्या है और परसेंटेज है निर्धारित किया गया है। 2019 में भाजपा को 41% तो कांग्रेस को 28% दलित वोट मिले थे। समस्त वोट में 41% कांग्रेस को और 28% दलित को 2019 में मिला। अब इस बार कितना मिलेगा, ये इस बार का आंकड़ा। अगर आपको अजलाफ और असराफ का किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट चाहिए तो यूट्यूब पे आज से 1.5-2 साल पहले जब मोदी जी अजलाफ और असराफ को लेकर आंध्र प्रदेश में अनाउंसमेंट किया था मुसलमानों को लेके, तो उस पर हमने एक वीडियो बनाया था उसके कॉन्सेप्ट पे। तो अगर मन करे तो एक बार वहां पे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। देश में सबसे अधिक दलित आबादी पंजाब में, और इसमें 2019 में सुरक्षित सीटों पर जीत, मतलब कहां पे। तो ये एक पॉलिटिकल है, डेमोग्राफी के आधार पे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कहां पे दलित जनसंख्या है और बीजेपी को 2019 में कितना मिला था। तो इस बार वैसी सीटों पे उनका क्या होने वाला है, इस आधार पे तो उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगा। अगर इसमें और बढ़ोतरी कर गए तो और भी बेहतर हो जाएगा, और नहीं तो कांग्रेस सुधार करेगी। ये 28 से अगर 30 पे 35 पे जाती है तो निश्चित रूप से इनका भी संख्या क्या होगा, परसेंटेज गिरेगा। तो ये एक अपने आज के राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव हो रहा है उससे को रिलेट करने के लिए ये आंकड़े महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, हो सकता है कि दलितों की आबादी में परसेंटेज पूछ दे कि बिहार में कितना है, यूपी में कितना है, पंजाब में कितना, ये पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना देखना है कि बिहार में अभी जो जातीय जनगणना हुआ था वहां से आपको उनकी परसेंटेज पता चल जाएगा, जो पिछले क्लासों में बताया भी गया है। और यहाँ से आप पंजाब ध्यान रखिएगा, और बाकी सभी राज्यों का यहाँ पे देखिए परसेंटेज दिया हुआ है दलित आबादी प्रतिशत में। आंध्रा से लेके एकदम पश्चिम बंगाल तक नीचे तक दिया हुआ है। ठीक है, बिहार में कितने हैं, 15.91। कुल सीट लोकसभा का 40 है, और 40 में से आरक्षित सीट बिहार में कितने हैं, 6 हैं। भारत की आबादी बढ़कर हुई 144.17 करोड़। मतलब अभी विश्व में ज्यादा आबादी वाला देश भारत ही है। तो भारत में किस आयु वर्ग की कितनी आबादी है, तो 0 से 14 में जाएंगे तो उसका लगभग 24% आई थी। 10 से 19 का 17, 10 से 24 का 26, 15 से 64 का 68। ये जो 15 से 64 वाला जो वर्ग है यही वर्किंग वर्ग है। बात समझे, ये 15 से 64 के बीच में जो वर्ग है, जिसे 15 से माना जाता है 59 वर्ष, ये वो वर्ग है जो कार्यशील वर्ग माना जाता है। और इसकी संख्या देख लीजिए कितना है, 68%, माने युवा देश भारत में जो काम कर सकते हैं बेहतर। तो ध्यान रखिएगा 65 से ऊपर वालों की आबादी 7% है। यानी भारत बुजुर्ग देश नहीं है, बुजुर्गों की संख्या बहुत कम है भारत में। इसलिए भारत को युवा देश कहा जाता है, और इसी आधार पर कहा जाता है कि आने वाली सदी किसकी होगी, भारत की होगी। ठीक है, और बाकी आप पढ़ सकते हैं 2000। इससे क्या होता है, एक बहुत बढ़िया एक आइडिया लग जाता है कि हमें डेमोग्राफी का आइडिया लग जाता है। राजनीतिक जो चर्चाएं होती है गलियारे में उसकी समझ थोड़ी क्या हो जाती है, और बेहतर हो जाती है। और प्रश्न भी अगर आ जाए तो आंकड़ों से प्रश्न भी बन जाता है।
और बाकी इस न्यूज को आपको पढ़ना चाहिए कि मृत्यु दर में भाई कमी आई है, कितना कमी आया है। इस न्यूज को बिल्कुल पढ़िए। अब एक एक न्यूज को पढ़ना बहुत मुश्किल है। अंतरिक्ष की सैर करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनेंगे गोपी। देखिए दिक्कत, आप लोग साइंस टेक भी पढ़े होंगे मेंस क्लास में, तो वहां पे हमने कर्मण रेखा का मतलब बताया होगा। कर्मण रेखा, कर्मण रेखा वो रेखा है जिसके ऊपर से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, यानी कि 36,000 आई थिंक किलोमीटर था, 36,000 किलोमीटर के ऊपर। अब 36,000 था कि 3600 था, हमको ध्यान में नहीं, आप लोगों को ध्यान में है? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जो पृथ्वी से ऊपर का रेंज है। मान लीजिए अर्थ है, ये कर्मण रेखा 100 किलोमीटर के ऊपर है, इसके ऊपर गए तो क्या? अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष के सैर पे तो हम, कौन जा रहा है अंतरिक्ष के सैर पे, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि आप कर्मण रेखा ध्यान रखिए क्या होता है, ठीक है? जो पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच प्रस्तावित पारंपरिक रेखा है ना, न्यू शेपर्ड ब्लू ओरिजिन द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन के लिए विकसित पूरी तरह से पुनः इस्तेमाल होने वाला उपकक्षीय प्रक्षेपण यान है ब्लू ओरिजिन के अनुसार गोपी एक पायलट और विमान चालक है जिन्होंने वाहन चलाने से पहले उड़ान भरना सीख लिया था। तो इनके बारे में कुछ दिया है, देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कर्मण रेखा, कर्मण रेखा को क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन इसको पढ़ने के दौरान आपको कुछ बेसिक जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लू ओरिजिन पढ़ रहे हैं बार बार, इसी से वो अंतरिक्ष के सैर पर जाएंगे। और किसकी कंपनी बनाया इसको? अमेजन के संस्थापक जेफ बोजरेस की ब्लू ओरिजिन NS-25, ध्यान रखेंगे, ब्लू ओरिजिन NS-25, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर वो अंतरिक्ष के सफर पे जाएंगे तो इसी पर बैठ के जाएंगे, एक तरह से ठेठ में, है ना। ईरान के कब्जे में लिया भारत आ रहा इजरायली जहाज, ईरान ने कब्जे में लिया, जो भारत आ रही थी उसमें 17 भारतीय सवार थे। ईरान ने कब्जे में लिया भारत आ रहा इजरायली जहाज, 17 भारतीय सवार। लिखने के भी तरीके पे डिपेंड करता है। मीडिया का भी काम है कि किन देशों के बीच में कड़वाहट पैदा किया जाए। अक्सर दुष्प्रचार के माध्यम से दो देशों के बीच में अविश्वास का माहौल पैदा किया जाता है ताकि युद्ध का माहौल क्या हो, बने। तो न्यूज का ये भी काम होता है। लेकिन खैर, जो भी लिया, वो आने का रास्ता क्या हो सकता है? अरबियन सी की तरफ आएगा, अरबियन सी की तरफ आएगा तो ओमान की खाड़ी में तो आएगा ही आएगा। और वहीं पे ओमान की खाड़ी के बाद हरमुज जल डमरू मध्य है। इन सब का थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, ओमान की खाड़ी, हरमुज जल डमरू मध्य, पर्सियन गल्फ इत्यादि का थोड़ा क्या कर लेंगे आप, मैपिंग कर लेंगे, कर लेंगे। ईरान से ही लगा हुआ है आपका पर्सियन गल्फ, हरमुज जल डमरू मध्य, ओमान की खाड़ी इत्यादि एक ही जगह पे आपको क्या है, मिल जाएगा। एक बार मैप पे जाके उसको क्या कर लेना है, संज्ञान ले लेना है, ध्यान रखेंगे। सवाल तो ऐसे भी आ जाता है कि भाई पर्सियन गल्फ से निम्न में से कौन सा देश का सीमा नहीं लगता है, तो क्या कीजिएगा, यही प्रश्न आ जाएगा कि हरमुज जल डमरू मध्य जो है किन दो सागरों को या किन दो सी को जोड़ता है, आ सकता है ना। तो एक बार वहां पे जाके मैप करने की आवश्यकता है। ये न्यूज से हमें जानकारी बस इतनी लेनी है कि जो उसका जोग्राफिकल जो पोजीशन है, जो जगह है, हम उसका मैपिंग करके जाए। हमको इस न्यूज से कोई ईरान से युद्ध थोड़ी करना है। हमको जानकारी में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा काम प्रश्न के माध्यम से जो प्रश्न पूछे उसका सॉल्यूशन हो सके और ये बात का हम गेस कर सके कि ये प्रश्न आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि ये जगह अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, बस इसलिए इसको सामान्य, ये सामान्य न्यूज है। लेकिन एक परीक्षार्थी के लिए सामान्य न्यूज इसलिए नहीं है
क्योंकि वो यहां से कनेक्ट कर सकता है अपने प्रश्नों को कि आगे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। रामायण रिसर्च काउंसिल कराएगी निर्माण कहाँ? ये जो रामायण रिसर्च जो काउंसिल द्वारा सीतामढ़ी में माता सीता की 251 फुट की ऊंची प्रतिमा भगवती के रूप में स्थापित की जाएगी। निर्माण आदि कार्य के लिए काउंसिल ने श्री भगवती सीता तीर्थ क्षेत्र समिति का गठन किया है। 51 शक्तिपीठों से मिट्टी और जल लाने की भी योजना बनाई गई, जिसमें नलखेड़ा से मां पीताम्बरा की ज्योति लाई जाएगी। इंडोनेशिया, बाली, श्रीलंका समेत उन सभी स्थान से जल और मिट्टी लाई जाएगी जहां से सीता राम का संबंध रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो सीता माता की मूर्ति बन रही है 251 फुट की, वो कौन काउंसिल बना रहा है? रामायण रिसर्च काउंसिल। बुद्ध ने जहां अपना भिक्षा पात्र त्यागा वहां खुदाई की जरूरत। ये न्यूज के लिए बस पढ़ लीजिए, ठीक है, कि इसमें चूंकि इतिहास से संबंधित है और बिहार में कई हेरिटेज साइट विकास और मार्केटिंग की जरूरत। के मोहम्मद। मार्केटिंग का मतलब कि प्रचार करने की आवश्यकता है। देखिए, मार्केटिंग और प्रचार में अंतर होता है। माने कि हमारे पुरातत्व स्थल के, हमारे प्राचीन पुरातत्व स्थल का इंपॉर्टेंस बताना जरूरी है, ताकि हम टूरिस्टों को क्या कर सके, अपने देश में, अपने राज्य में आकर्षित कर सके। तो आप बताएंगे, समझाएंगे कब कैसे। तो ये पूरा इसमें बताया गया कि कौन सा स्तूप कब बना था, है ना, और उसमें और भी कितनी खोज की आवश्यकता है और कितने मटेरियल्स की हमें आवश्यकता है, जिससे कि हम बेहतर बिहार में खुदाई कर सके और नए नए प्राचीन संस्थाओं का रिसर्च कर सके कि कौन कहाँ कैसे बना हुआ है। तो इसी के संदर्भ में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो विशाल केसरिया बौद्ध स्तूप बोरोबुदुर से छोटा नहीं है, बस इसकी खुदाई पूरी करने की जरूरत है। तो ये जो बोरोबुदुर का बात हो क्यों है कि विश्व धरोहर में शामिल इंडोनेशिया का बोरोबुदुर विहार संसार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। और वो तुलना कर रहा है किससे? केसरिया बौद्ध स्तूप से। ये भी कम बड़ा नहीं है, बस इसकी संरक्षण की क्या है, आवश्यकता है। चल जाइए केसरिया, जाके देख लीजिए, जिससे लग रहा है कि खंडहर में बदल रहा है। वो भी जो भी ईट उट कुछ है, कुछ दिन में लोग वो भी निकाल के लेके चले जाएंगे। तो इस पर ध्यान देने की क्या है, आवश्यकता है। इसलिए इस सब न्यूज को पढ़ना है। मणिपुर में कुकी संगठनों ने चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की। मणिपुर लगातार चर्चा में रह रहा है, तो बार बार हम आपको कह रहे हैं कि उसके न्यूज पर ध्यान रखिए और खासकर मैपिंग का पोजीशन ठीक रखिए। मैपिंग, वहां पे जो अभ्यारण्य है उसका ध्यान रखिए। किबुल लामजाओ जो आपने सुना होगा, किबुल लामजाओ जो वहां का क्या है, अभ्यारण्य। और एक वहां पे झील है, क्या नाम है झील का? लोकटक झील। उसका थोड़ा सा ध्यान वन रख के जाएं। और बाकी वहां की जो जनजाति है ना, समुदाय जो इस कॉन्फ्लिक्ट में थी, वहां का जो समस्या है वो थोड़ा बहुत ध्यान में रखिए। और जितना दिन से लेख आ रहा है उस पर, अब उसकी समस्या कोई अननोन समस्या नहीं है। कैमूर वन अभ्यारण्य जल्द घोषित होगा टाइगर रिजर्व। तो कैमूर अभ्यारण्य पर विशेष ध्यान। अभी तक आप वाल्मीकि अभ्यारण्य पर ध्यान देते ही थे, बीपीएससी में कैमूर पर इससे पहले भी प्रश्न आया हुआ है। तो कैमूर अब वन अभ्यारण्य अब तुरंत टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट होगा। तो कैमूर अभ्यारण्य का पोजीशन, ठीक, और वहां पे ये कौन सी नदी घाटी में क्या है, इसका कौन सा नदी घाटी में ये वन है, ये कैमूर जो वन अभ्यारण्य है, उसके लिए उसकी नदी घाटी, उसका पोजीशन, नदी घाटी पता चल जाएगा कि वहां पे कौन सी नदी बह रही है। बात समझे? तो ये अपना मैपिंग आप लोगों को करवाया ही गया है, ये ध्यान रखेंगे। पूरा न्यूज पढ़ने से बढ़िया है कि कैमूर वन को निकालिए मैप पे और उसका ज्योग्राफिकल साइट्स पे क्या कीजिए, काम कीजिए। उसके अभ्यारण्य में कौन सी नदी उस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है उस पर ध्यान दीजिए। और क्वेश्चंस इतना से ज्यादा, और किस किस राज्य में अगर फैला हुआ है, अगर तो उस ये किस किस जिलों को टच करता है, किसी अन्य राज्य से भी टच करता है, तो उसकी भी जानकारी आप जुटा सकते हैं। सीधा सीधा प्रश्न नहीं आ रहा है, तो सीधा सीधा पढ़ के जाइए कि कहाँ पे ये कैमूर वन अभ्यारण्य है। इतना सीधा प्रश्न नहीं आएगा कि कैमूर में है, बना के चले आना है।
साइबर अपराध के मामले में भारत 10वें स्थान पर, रूस टॉप पर। यह हो चुका था क्या पिछले बार? म्यांमार नहीं हुआ था। म्यांमार का केवल नाम देने का मतलब यही था कि आपको इंडो म्यांमार का जो बाउंड्री है वो किस किस राज्य से लगा हुआ है ये आपको ज्योग्राफिकली देख लेना है। और म्यांमार में कई ऐसी जगह हैं, जैसे म्यांमार की राजधानी, म्यांमार में जो मांडले जेल था वो, जहां तिलक क्या रहे, गिरफ्तार रहे ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात कि वहां पे अराकान योमा जो हिमालय के सबसे पूर्वी क्षेत्र है, सबसे पूर्वी हिमालय का जो सबसे पूर्वी सीमा है वो अराकान योमा ही है, जो आपका कहाँ पे है, म्यांमार में है। आप एटलस में जाएंगे देखेंगे तो अराकान योमा आपको म्यांमार में साफ दिखाई दे देगा। सितवे पोर्ट को थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। इतना काम आपको म्यांमार पे मैपिंग में करके जाना है। तो म्यांमार का मतलब ही नहीं कि वहां पे लगेगा म्यांमार का इतिहास पढ़ने। म्यांमार को निकालना है, मैंने सीधे बताया कि उसका मैपिंग कर लेना है सीधा सीधा, और उसके अंदर में जो अराकान योमा है थोड़ा उस पर नजर डाल लेना है। कुछ नदियां ऊपर से अगर आ रही हैं, इरावदी वगैरह, उसको थोड़ा सा क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। नेहरू की कैबिनेट में विपक्षी नेता भी थे। ये बहुत यूजफुल न्यूज है, ये वर्तमान का न्यूज नहीं है, लेकिन यहां से प्रश्न आते हैं। जो प्रथम अंतरिम सरकार बनी थी, तो अंतरिम सरकार का 2 बार कैबिनेट चेंज हुआ था। एक तो 1946 में कैबिनेट बना था, और एक देश के आजादी के बाद, देश का बंटवारा के बाद। क्योंकि अपने कैबिनेट में मुस्लिम लीग के भी लोग थे, लेकिन देश जब बंट गया तो मुस्लिम लीग के तो लोग कहां चले गए, पाकिस्तान चले गए। तो फिर से कैबिनेट बना, तो जो फिर से 1947 में कैबिनेट बना, उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृषि मंत्री। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे कृषि मंत्री, ये 1946 वाला अंतरिम सरकार में भी थे, और जो दोबारा कैबिनेट गठित हुआ उसमें भी कृषि मंत्री बने। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, जॉन मथाई परिवहन, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री। कई लोगों का मंत्रालय चेंज हुआ था, कई लोगों का नहीं चेंज हुआ था। याद होगा पॉलिटी में हमने क्या किया है, पढ़ाया है। इसी जो पॉलिटी क्लास जो चल रहा है ना, उसमें देखिएगा दोनों कैबिनेट को बताया है। जो पहली कैबिनेट बनी वो, और जो फिर दोबारा कैबिनेट चेंज हुआ वो। 15 अगस्त 1947 अमृता कौर, भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री। जो पहली बार जब बना था कैबिनेट, तो उसमें भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री नहीं थे। जब देश बट गया और योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले गए, तब योगेंद्र नाथ मंडल के जगह पे क्या बना था कानून मंत्री, भीमराव अंबेडकर। ये तो कभी लोकसभा का चुनाव जीते ही नहीं, ये तो हार गए। 1951-52 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का पहली चुनाव, उसमें अंबेडकर क्या हो गए थे, हार गए थे। नहीं, ये बड़ी स्पष्टता से आपको क्लास में भी समझाया है, और आज उस पर एक लेख भी है जो इस पेपर में अभी दिखाएंगे हम आपको। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे, एनबी गॉडगिल ऊर्जा मंत्री थे। यहां से सवाल आपके आ सकते हैं, ठीक है। और खासकर कौन कौन पूछ देता है, राजेंद्र प्रसाद पूछ देता है आपके, कम से कम बिहार में जगजीवन राम पूछ देता है। ये दो को जो है आपको पूछ ही देता है, ये दो गो एकदम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दोनों की खास बात है कि दोनों कैबिनेट में, 1947 से पहले वाला भी और 1947 के बाद वाले में भी, दोनों का मंत्रालय चेंज नहीं हुआ था, सेम का सेम मंत्रालय था। तो ये बड़ा बढ़िया है, आप एक बार रिवाइज के लिए भी पढ़ सकते हैं, क्लास में भी पढ़ाया जाता है। और इसके साथ ही एक न्यूज है, हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, ये न्यूज जो है हम आपको टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, ये वाला खासकर आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। हम बार बार आपको कहते हैं कि अंबेडकर जो 1952 में चुनाव हारे थे, उनके खिलाफ काजरोलकर खड़े थे। और कहां अंबेडकर, कहां काजरोलकर, और काजरोलकर जीत जाते हैं और अंबेडकर हार जाते हैं। और दोबारा चुनाव लड़ने का कभी अंबेडकर को मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि 1956 में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और दूसरा चुनाव 1957 में होता है। तो ये सारा न्यूज, सारा इंफॉर्मेशन इस न्यूज में है, ठीक है। एक एक न्यूज में दिया हुआ है, इतना बढ़िया इसमें आपको इंफॉर्मेशन जो हम आपको पढ़ाते हैं वो एक तरह से यहाँ रिवाइज हो जाएगा।
14 अप्रैल यानी भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन उन्हें भारतीय संविधान के मुख्य आर्किटेक्ट, दलितों का मसीहा, कानून का विशेषज्ञ, देश के पहले विधि और न्याय मंत्री के तौर पर देश याद करता है। ऐसे महान दलित नेता को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस ने अंबेडकर को हराने के लिए उन्हीं के पीए नारायण स्वबोधा काजोलकर को उतार दिया था। खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सभा की थी इसका। हालांकि यहाँ पे बात जो लिखा हुआ, हमने जब रामचंद्र गुहा की किताब पढ़े तो वहां लिखा था कि एक दूध बेचने वाले से अंबेडकर हार गए। कहां अंबेडकर और कहां काजोलकर, बहुत फर्क था। यहां पे लिखा हुआ है कि 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस ने अंबेडकर को हराने के लिए उनके पीए नारायण स्वबोधा काजोलकर को उतार दिया था। हालांकि लिखने का अपना अपना शैली है। हम मान लीजिए कि एक विशेष पद पे भी हैं और गौशाला भी हम खोले हुए, एक बात कह रहे हैं, तो आप हमारे विशेष पद से चर्चा न करके सीधे आप हमको क्या कह दिए, दूध बेचने वाले से वो उन्होंने हार गया। तो लिखने का अपना तरीका है। पिछले बार भी एनसीईआरटी में आपको दिखाए थे कि देखिए कैसे पीओके को पहले वाली एनसीईआरटी ने लिखा है और नई वाली एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है। पहले वाली एनसीईआरटी में गोधरा कांड को क्या लिखा है कि मरने वालों में ज्यादा मुस्लिम थे, और नए वाले एनसीईआरटी में क्या कर दिया है कि हजारों लोग मारे गए। नहीं, तो दोनों के लिखने में शब्दों का क्या है, फेर है। खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सभा की थी। उसका नतीजा यह हुआ कि अंबेडकर चुनाव हार गए थे। भंडारा में जब उपचुनाव हुआ और अंबेडकर चुनाव में खड़ा हुए तो फिर कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें हरा दिया। फिर भंडारा में एक उपचुनाव हुआ, वहां से भी खड़े हुए थे दोबारा। एक बार हारने के बाद कहीं सीट खाली हुआ होगा तो फिर वहां गए, कहाँ खाली, भंडारा में, और वहां भी दोबारा भी उपचुनाव में भी वो क्या हो गए, हार गए। देश की राजनीति में अनुसूचित जाति का बड़ा प्रभाव रहा। अगर 2011 की जनसंख्या को देखें तो अनुसूचित जाति की आबादी 20.13 करोड़ है। बिहार में 1.65 करोड़, झारखंड में 29.85 लाख। लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए क्या है, आरक्षित है। हालांकि उन दिनों आबादी कम थी, लेकिन दलितों के साथ हो रहे अन्याय व कुछ अन्य मुद्दों को का अंबेडकर ने तब विरोध किया था और 27 सितंबर 1951 को नेहरू कैबिनेट से उन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। अंबेडकर के अलावा कई दिग्गज नेता कांग्रेस की नीति के खिलाफ थे। नेहरू कैबिनेट में उद्योग मंत्री का पद संभालने वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। ठीक। बी आर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी बनाई थी, जिसका नाम बाद में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कर दिया गया। आचार्य जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी। बहुत फ्रूटफुल न्यूज है, बहुत बढ़िया ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। एक तरह से आपका रिवाइज भी, और कुछ अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत भी होगी तो इस न्यूज से क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अंबेडकर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों जगहों से डॉक्टरेट की डिग्री ली थी, कानून की पढ़ाई भी की थी, लेकिन कांग्रेस उनसे नाराज रहती थी। जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो रहा था तो 296 सदस्य संविधान सभा में, लोकसभा का चुनाव उन्होंने बम्बई से लड़ा और संविधान सभा का चुनाव उन्होंने बंगाल से लड़ा। बंगाल से तो वो जीत गए, लेकिन लोकसभा के चुनाव बम्बई से हुए, हार गए। तो यहां भी उनके साथ दिक्कत हुई थी। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था 296 सदस्यों में अंबेडकर का नाम नहीं था, क्योंकि बंबई के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजी खेर ने उनका नाम नहीं भेजा था। ऐसे हालात में बंगाल के दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल, बार बार हम इनकी चर्चा करते हैं, बंगाल पे इनका काफी पाकिस्तान से जब लौटे तब ना गुमनामी में मर गए। उससे पहले एक महत्वपूर्ण नेता थे जोगेंद्र नाथ मंडल। तभी तो पहला जो कैबिनेट हुआ था अंतरिम सरकार का, उसमें न्याय मंत्री कौन थे, योगेंद्र नाथ मंडल। जब ये पाकिस्तान चले गए तब ना अंबेडकर बने कानून मंत्री, और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। और फिर वो वहां से लौट के आते हैं छोड़ के, तो यहाँ पे गुमनामी में उनको मर जाना पड़ता है।
सिलचर उलचल पाकिस्तान में चला गया इन्हीं के चलते। उनका साथ देते हुए बंगाल से संविधान सभा के लिए उनका नाम भिजवाया था, माने जोगेंद्र नाथ मंडल ने, जो उनके लिस्ट में नहीं नाम था तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने पैरवी की थी, उनका नाम भिजवाया। 1951-52 में आजादी के बाद जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तो अंबेडकर ने बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल में से शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी जो अपना बनाया था से चुनाव लड़ा। यह उनकी अपनी पार्टी थी। कांग्रेस की अंबेडकर के पीए रहे काजोलकर को उतारा गया, जो राजनीति में बिल्कुल नए थे। कहने का मतलब बिल्कुल नए होने के बाद भी नौसिखिया से अंबेडकर का हार जाना, अपनी पार्टी से खड़े हुए, लेकिन उस समय बैल और हल का जो चुनाव चिन्ह कांग्रेस का था वो काफी प्रसिद्ध था। एक तो कांग्रेस की प्रसिद्धि, कभी कभी बीजेपी आज किसी को भी कहीं से बढ़िया, जहां मान लीजिए कांग्रेस के कोई भी सदस्य को खड़ा कर दीजिए वायनाड से, तो हारेगा? वायनाड से नहीं हारेगा। राहुल गांधी नहीं, किसी को खड़ा कर दीजिए कांग्रेस के चिन्ह से, नहीं हारेगा। मोदी जी को एक तरफ खड़ा कर दीजिए और एक तरफ किसी नौसिखिया को खड़ा कर दीजिए, नौसिखिया जीत जाएगा, मोदी जी क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। यही हुआ। कांग्रेस का जो चिन्ह था उस समय बैल और हल, उसका एक अलग महत्व था। अंबेडकर नए पार्टी से, नए सिंबल से लड़ रहे थे, हार गए। वो बहुत विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन वो हार गए और काजरोलकर जीत गए। ये आश्चर्य जरूर करता है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, राजनीति में थोड़ा सोच के देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में सोच के देखिए, कुछ सीटें ऐसी होती हैं कि वहां पे किसी गंवार को खड़ा कर दीजिए, किसी अंगूठा छाप, किसी जानवर को खड़ा कर दीजिए आप, वो जीत जाएगा और महान व्यक्ति क्या हो जाएगा? हार जाएगा। तो ये तो एक तरह से वहां पे एक राजनीतिक दाव पेच के क्या हुए, वो शिकार हुए। तो ये न्यूज आपको बिल्कुल पढ़िएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर। हम लोग तो मान लीजिए पेपर के माध्यम से नहीं, हमने तो वो नेहरू का, जो नेहरू के बाद की जो भारत है और जो नेहरू के काल की जो भारत है, जो रामचंद्र गुहा ने लिखा है, उस किताब को हमने पढ़ा था। तो उस सब समकालीन जो राजनीति है उन्होंने बहुत बढ़िया से भारत की उन्होंने लिखा है, तो उस किताब को हमने पढ़ा है, तो वहां से इस चीज की हम लोग की जानकारी थी। ये सब आमतौर पे किताब में पढ़ने को नहीं मिलता है, आमतौर पे नहीं मिलेगा। कौन कौन सा न्यूज छोड़ा था? ये वाला, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, 11,000 लोग सुरक्षित निकाले गए। तो साउथ ईस्ट एशिया का मैपिंग एक बार रिवाइज कर लेंगे, और जो इंडोनेशिया के जो उत्तरी सुलावेसी, इसको थोड़ा कवर कर लीजिएगा। माउंट रुआंग ज्वालामुखी कहाँ है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। सुलावेसी द्वीप का संबंध किससे है? आप इस तरह की चीजों को आप साउथ ईस्ट एशिया का जब मैप निकालेंगे, इंडोनेशिया वाला है ना, म्यांमार से थोड़ा सा और पूरब में नीचे जाइएगा, सारा आइलैंड क्या है, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये विस्फोट हुआ है, तो ये चर्चा का विषय बना है। इससे सुनामी का भी क्या लगाया गया है, अनुमान लगाया गया आ सकता है। एआई की मदद से निर्यात बढ़ाने की तैयारी। इस न्यूज का इंफॉर्मेशन ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी देश में किस चीज की मांग है, बहुत पहले ही पता कर लेंगे, और उसके हिसाब से उत्पादन करके उसकी मांग को क्या करेंगे, हम पूरा कर सकते हैं। ये पता बाय द वे नहीं चलता है कि किस देश में कौन सी मांग है। मान लीजिए आज से 2 महीना के बाद पता चलेगा कि वहां मांग क्या है, हम 2 महीना पहले ही पता कर लेंगे कि आगे वहां पे क्या मांग होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, और हम अपने उसके माध्यम से हम अपने निर्यात को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पहले ही हमको पता चल जाएगा कि फलना देश में कौन सा, या म्यांमार में किस चीज की मांग है, हम उसकी उत्पादन पहले ही से करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। बात समझे? तो इससे संबंधित ये न्यूज है। ये हो गया। उबेर कप में सिंधु की तरह आक्रामक प्रदर्शन करना चाहती हैं तन्वी शर्मा। मेरा मानना, तन्वी शर्मा को लेकर मैंने ये न्यूज आपको नहीं दिखाया है, हम ये दिखा रहे हैं कि भाई जो उबेर कप है, थॉमस कप है, इसकी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। तो ये जो पढ़िएगा न्यूज,
जो पीडी में भी आएगा ही आएगा कि 15 इस महीने में चीन के चेंगडू में होने वाला थॉमस और उबेर कप। ये थॉमस और उबेर कप कहां होने वाला है? चीन के चेंगडू में। उबेर कप और थॉमस, टाइटल से तो यही लगता है कि उबेर कप जो है महिला खेलती हैं और थॉमस को कप सिर्फ पुरुष खेलते हैं। बैडमिंटन में ये दो गेम ऐसे हैं कि पुरुषों के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। तो उबेर कप महिला स्पेशल और थॉमस कप पुरुष स्पेशल। दोनों गेम कहां होने वाला है? चीन के चेंगडू में। ध्यान रख, इसके लिए इसको आपके सामने लाया हूं। 2014-15 में 15-16 के एग्जाम में देखिएगा, 16 में उबेर कप से प्रश्न आया हुआ है। खत्म। वो वाला जो न्यूजवा है ना अंबेडकर वाला, हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो आज इतना ही।